बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम यूरोप में रूसी क्रांति के विषय में जानने से पहले हम ये जान लें कि रूस कहाँ पर है, रूस किस महाद्वीप का अंग है या देश है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत रूस, फ्रांस, इटली, यूक्रेन आदि तमाम देश आते हैं। तो यूरोप महाद्वीप इस प्रकार से फैला हुआ है, इस तरीके से इसका फैलाव जो है यूरोप महाद्वीप का है। बच्चों, ये यूरोप महाद्वीप है। इस यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो अभी हम बताए हैं, फ्रांस, इटली, रूस, यूक्रेन आदि जो देश आते हैं, इस यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को विभाजित करने वाली जो रेखाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे इधर नीचे इटली है, इटली का जो ये हिस्सा है, इटली जो इटली देश है, कंट्री है यूरोप महाद्वीप के, इसका कुछ भूभाग जो है एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और बाकी का जो इटली का भूभाग है वो यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है। इस प्रकार से यूरोप और एशिया महाद्वीप को विभाजित करने वाली जो रेखाएं हैं वह यूराल पर्वत और यूराल नदी है। इसके बाद काला सागर आता है और मरमरा सागर होते हुए श्वेत सागर से ये एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को विभाजित किया जाता है। बच्चों, ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत यहाँ पर ये फ्रांस, बच्चों ये यूरोप महाद्वीप है।
ये यूरोप महाद्वीप है। इस यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो फ्रांस देश है, यहाँ है, ये फ्रांस है। ये फ्रांस है। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत अगर कोई क्रांति हुई है, सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति हुई है। जो समाज के अंदर परिवर्तन होना शुरू हुआ सामाजिक स्तर पर बच्चों, तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति हुई, जो फ्रांस यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत इस स्थान पर है। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद तब समाज के अंदर पूरे यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन शुरू हो गया। सामाजिक परिवर्तन शुरू होने के बाद रूस देश के अंतर्गत रूसी क्रांति का जन्म हुआ। जब यूरोप महाद्वीप में सामाजिक परिवर्तन का युग चल रहा था बच्चों, तो उस समय समाज के अंदर तमाम प्रकार के छोटे छोटे सामाजिक समूह उभर करके सामने आए। जब समूह सामने आना शुरू किए तो उसके अंतर्गत जो क्रांतियाँ हो रही थी उसमें चढ़ कर के भाग लेने वाले 3 समूह सामने आए। वो 3 समूह जो हैं इस प्रकार से हैं। उदारवादी समूह के लोग और रेडिकल समूह के लोग और रूढ़वादी समूह के लोग, ये तीनों समूहों के लोग को जो सोच थी इनकी और इनका जो मानना था समाज के प्रति, वह इनका सोच सब अलग अलग के रूप में थे। बच्चों, उदारवादी लोग के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। उदारवादी लोग किस विचारधारा के लोग और कैसे लोग समाज के अंदर अपनी विचारधारा को रखना शुरू किए थे। उदारवादी लोग बच्चों, ये उदारवादी लोग समाज के अंदर जो परिवर्तन लाना चाहते थे, वह समाज के अंदर इनकी जो सोच, इनकी जो मान्यता थी, वह समाज के अंदर परिवर्तन चाहते थे। वह परिवर्तन कैसा होना चाहिए? उदारवादी लोग का मानना था कि समाज में परिवर्तन हो, किसी एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो। बच्चों, अधिकार क्या चीज़ होता है?
अधिकार। ये अधिकार क्या है? सर्वप्रथम पहले हम ये जान लें अधिकार क्या है। जैसे हम भारत देश के नागरिक हैं और देश के अंदर निवास करते हैं और देश के अंदर रहते हैं, तो देश के अंदर जो भारतीय संविधान के तहत हमको अधिकार मिला है, अधिकार को दिया गया है, जैसे शिक्षा का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से अपने जो अस्थाई संपत्ति रखने का अधिकार, जैसे खेती या बाड़ी, और पूजा पाठ करने का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, ये जो सारे अधिकार हमको मिले हैं बच्चों, ये किसके तहत मिला है? ये भारतीय संविधान के अंतर्गत तहत हमको ये अधिकार दिया गया है कि अगर हम भारत देश के नागरिक हैं तो देश के अंतर्गत हम भी स्वतंत्र रूप से देश के किसी भी राज्य के अंदर जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के हम पूजा पाठ कर सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं, रुक सकते हैं और स्वतंत्र रूप से हम भारत देश के अंतर्गत किसी यूनिवर्सिटी, किसी विद्यालय, किसी विश्वविद्यालय में जाकर के शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा को दे सकते हैं आदि सारे अधिकार हमको मिले हैं। जो प्राप्त हुआ है वह भारतीय संविधान के अंतर्गत हमको प्राप्त हुआ है। बच्चों, अगर इन अधिकारों का हनन हुआ तो जो देश के शासक और प्रशासक हैं वह भारतीय संविधान को ख़त्म कर दें और अपने अनुसार शासन व्यवस्था को चलाएं। जैसे भारत के जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता को छीन लें, समाप्त कर दिया जाए और शिक्षा को बंद कर दिया जाए, तो बच्चों क्या हुआ? हमारे अधिकारों का हनन हुआ। इसी प्रकार से उदारवादी लोग ये चाहते थे कि समाज के अंदर जो परिवर्तन हो वो सभी को बराबर हो, अधिकार मिले और कानूनी रूप से किसी के ऊपर दबाव ना हो और ना किसी को अधिकार का हनन हो। जो अधिकार मिले, चाहे पूंजीपति वर्ग हो या स्वामित्व वर्ग हो या उद्योगपति हो या मजदूर वर्ग हो, जो भी हो, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ये उदारवादी लोग ऐसा परिवर्तन समाज के अंतर्गत चाहते थे। और बच्चों, इसके अलावा उदारवादी लोग, इनका विचारधारा एक और था। वह यह भी चाहते थे कि देश के अंदर जो शासक हो, जो राजा हो, चुना जाए या सरकार का जो चुनाव हो, वह उद्योगपति, पूंजीपति समाज जो है उस
सरकार का गठन करे और उस सरकार का चुनाव करें, और उस सरकार के चुनाव करने के लिए मताधिकार का अधिकार अगर प्राप्त हो तो सिर्फ पूंजीपति समाज के ही लोगों को ये अधिकार दिया जाए, और वह लोकतंत्र के विरुद्ध खिलाफ थे। ये कौन थे खिलाफ? ये उदारवादी लोग की ऐसी सोच थी, ऐसी उनकी भावनाएं थी कि चुनाव हो, अगर चुनाव हो रहा है सिर्फ वह पूंजीपति वर्ग जो समाज के रहने वाले लोग हैं वो जो है चुनाव देने का अधिकार उन्हीं का मिलना चाहिए, और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनको ये अधिकार ना दिया जाए। तो बच्चों, उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं रेडिकल लोग। रेडिकल लोग ये भी चाहते थे कि समाज के अंदर परिवर्तन हो। बच्चों, ये रेडिकल लोग का मानना था, इनका ये चाहते थे कि समाज के अंदर जो परिवर्तन का युग चल रहा है, परिवर्तन होना चाहिए, और समाज के अंदर ऐसा परिवर्तन हो जो सरकार का गठन हो। सरकार का गठन होने के लिए समानता का अधिकार, सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो पूंजीपति वर्ग हो, समाज के रहने वाला लोग हो, या गरीब तबके के लोग, या मजदूर वर्ग। जो लोकतंत्र का गठन हो वो उसमें वोट देने का अधिकार सभी समाज को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। ये रेडिकल लोगों का ऐसा उनकी सोच और उनकी भावनाएं थी। वह उदारवादी लोगों के विपरीत लोकतंत्र में जो सरकार का चुनाव होता है उसमें हिस्सेदारी, उदारवादी का सोच जो था वह पूंजीपति वर्ग को महत्व देते थे, और रेडिकल लोग की जो सोच थी लोकतंत्र में, वह दोनों वर्गों को, छोटे वर्ग और बड़े वर्ग दोनों वर्गों को बराबर का हिस्सा मिलने का अधिकार और महत्व देते थे। बच्चों, इसके बाद और एक उनके अंदर एक और सोच थी रेडिकल लोग की, जो धर्म के प्रति। उदारवादी लोग चाहते थे कि धर्म ऐसा हो, सरकार बने देश के अंदर जो किसी को ये दबाव ना डाले कि एक धर्म जो माने। समाज के अंदर जितने भी वर्ग हैं सब अपनी इच्छा के अनुसार वह धर्म को पालन करे और धर्म को माने। जैसे जो कट्टरवादी जो है समाज, जैसे इस्लाम धर्म, हम बताना चाहेंगे कि अगर सऊदी अरब में देखा जाए या पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू जाकर के वहाँ अगर ये चाहे कि हम राम जी का मंदिर बनवा दें, वहाँ शंकर जी का पूजा करें और हनुमान जी के मंदिर बनाकर पूजा करें, तो वहाँ के जो कट्टरवादी लोग, सरकार है, वह ऐसा नहीं करने देंगे। तो इसीलिए समाज के अंदर उदारवादी लोग चाहते थे
कि हर व्यक्ति जो अपने इच्छा अनुसार धर्म को माने और उसका पालन करे, सरकार का किसी प्रकार के धर्म के ऊपर और दबाव ना रहे। और उदारवादी लोग के अलावा रेडिकल लोग धर्म के विषय में यह अधिकार नहीं दिए कि वह नागरिक अपने इच्छानुसार माने या ना माने। उसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे आते हैं रूढ़वादी लोग। रूढ़वादी लोग जो थे वह उदारवादी लोगों के अलावा और रेडिकल के लोगों के अलावा वह दोनों के खिलाफ उनका विचारधारा था। बच्चों, ये रूढ़वादी जो लोग हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये भी चाहते थे, सर्वप्रथम तो ये पहले ये चाहते थे कि समाज के अंदर कोई भी परिवर्तन ना हो और समाज जिस प्रकार से चल रहा है वह उसी प्रकार उसी स्थिति में वो चलता रहे। मगर जब यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद ये रूढ़वादी वर्ग यह सोचना शुरू कर दिए कि परिवर्तन समाज के अंदर होना चाहिए और ज़रूरी भी है। मगर इनका कहना ये था कि अगर समाज के अंदर जो परिवर्तन शुरू हुए हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, वह बहुत धीमी गति से अर्थात स्लो, मतलब इनके कहानी का अर्थ था कि बहुत धीमी गति से परिवर्तन हो और समाज के अंदर तेजी के साथ किसी प्रकार का बदलाव ना होने पाए। ऐसा इनका रूढ़वादियों का विचार था। और जब सामाजिक परिवर्तन का युग चल रहा था तो उस समय यूरोप महाद्वीप में एक समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत समाज में जितनी संपत्ति है सबको समान का बराबर का हिस्सा दिलाने का अधिकार, ऐसा महत्व सोचने का अधिकार कार्ल मार्क्स महोदय जी ने अपना विचार दिए कि समाज के अंतर्गत जो संपत्ति हो वह सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। जो स्वामी दास का प्रचलन था वह उसको समाप्त करना चाहते थे। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित कार्ल मार्क्स महोदय ने यह विचार दिए कि जो संपत्ति धारी वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, वह क्या करता है, समाज के अंदर जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उसको वह दिमाग के रूप से और शारीरिक रूप से वह अधिग्रहण कर लेता है, वह गुलाम बना लेता है और अपने अनुसार उससे वर्क कराता है, उससे काम लेता है। इसलिए इस सारी बुराइयों को दूर करने के लिए कार्ल मार्क्स महोदय ने वह संपत्ति का जो अधिकार दिए हैं वह सबको समानता का अधिकार दिए हैं। बच्चों, यूरोप में समाजवाद का आना समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीपति लोग के शोषण से बचना, मजदूरों को एक समाज समानता का अधिकार दिलाना और एक मजदूरों को समाज बनाना, जो समाजवादी
कम्युनिस्टवादी समाज के रूप में जो कार्ल मार्क्स महोदय ने इसका नामकरण किया। उसके बाद रूसी क्रांति 1914 में बच्चों रूसी क्रांति बच्चों ये रूसी क्रांति कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी के में रूसी क्रांति हुआ। इसके रूस के सम्राट चार निकोलस द्वितीय जो रूस में जब क्रांति शुरू हुई, वहाँ का जो राजा सम्राट था वह चार निकोलस द्वितीय था के शासनकाल में जो 1914 में रूसी क्रांति का शुरुआत हुआ और 1917 अक्टूबर के क्रांति राज साम्राज्य का पतन हो गया। बच्चों इसी साम्राज्य के अंग के अंतर्गत जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं लटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड और एस्टोनिया, ये सारे देश यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं और यह सारे राज्य जो है, देश जो हैं वह क्रांति से प्रभावित थे और इसमें सारे देशों के अंतर्गत जब रूसी क्रांति हुई तो सामाजिक परिवर्तन बहुत तेज़ी गति से हुआ। तो बच्चों आज हम यहीं पर अपना क्लास बंद करते हैं। आगे आने वाले समय में फिर रूसी क्रांति के ऊपर चर्चा करेंगे। जय हिंद।